हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड रहने वाला है। तो 2025 में अगर आप सोच रहे हो कि आप उत्तराखंड का जो स्टेट लेवल का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आप देना चाहते हो, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन कैसे होता है, टोटल सीट्स कितनी है और एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, कैसे आपको पढ़ना होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, कॉलेजेस कहाँ कहाँ पर हैं और इसकी जो फीस होती है वो कितनी रहती है, फॉर्म की फीस की भी हम बात करेंगे और कॉलेज में जो पढ़ाई का आपका खर्चा रहता है वो कितना रहता है, बाकी हॉस्टल किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज मैं सारे अपडेट्स आपको देता रहता हूं जो भी आपके उत्तराखंड के नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। बाकी नीट वगैरह हो गया या सीयूईटी हो गया तो उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे, इसलिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये चैनल आपकी प्रिपरेशन के टाइम पर। ठीक है, और बाकी देखो काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 2025 में मतलब अपना 12th कंप्लीट करेंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2025 में 12th कंप्लीट करके एंट्रेंस एग्जाम देंगे और काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी 2024 में या फिर 23 में भी पेपर दिया होगा और ड्रॉप लेके दोबारा से एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए मैं एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो उसको भी आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो सभी के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डिस्कशन को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एक ही बार होता है साल में। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले अच्छे से समझनी होगी कि साल में सिर्फ एक ही बार कंडक्ट करवाया जाता है और आपका जो एग्जाम होता है वो जून में होता है। ठीक है, तो यहां पर 2024 वाला जो प्रोस्पेक्टस है उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को समझेंगे। तो फॉर्म कब आता है इसकी बात कर लेते हैं। तो फॉर्म जो है वो आपका अप्रैल मई के आसपास आता है। तो 2024 में जो फॉर्म की डेट है वो 30 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी और 25 मई तक जो है फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई थी। तो अप्रैल और मई इन्हीं दोनों महीने में से किसी भी महीने में आपका फॉर्म रिलीज हो जाता है और जो पेपर होता है मैंने बताया आपको जून में होता है। तो इस बार 2024 में 1 जून को हुआ था, तो आप ये मान के चलो कि पेपर आपका जून में ही होगा। वो 1 जून को भी हो सकता है, 2 जून को भी हो सकता है, या 7 जून को या 10 जून को भी हो सकता है, लेकिन होगा वो जून में ही, कभी भी हो सकता है जून की किसी भी डेट पर। ठीक है, और दूसरी चीज ये समझनी है आपको कि यहां पर आपके पास जो तैयारी करने का टाइम रहता है वो मई तक का रहता है, यानी कि आप अपने समय को इस तरीके से लेके चलें कि मई तक जो है आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो जाए, सो दैट कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। ठीक है, बाकी मैंने भी कुछ प्लान किया है इस साल के लिए जिससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिल पाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से उस चीज का रिस्पॉन्स अभी मांगूंगा कि भाई अगर आप प्रिपरेशन मेरे थ्रू करना चाहते हो इस एग्जाम की तो आप वो कैसे कर सकते हो, एंड जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म की और एग्जाम की मैंने आपको डेट्स के बारे में बता दिया है और पेपर जो है रहता है 2 घंटे का पेपर होता है ये। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम इसके बारे में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो पहले यहां पर ये बात कर लेते हैं कि जो इसकी शैक्षणिक अर्हताएं हैं। शैक्षणिक अर्हताएं का मतलब होता है जो आपको एजुकेशनल एलिजिबिलिटी चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, आपको आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो देखो अगर आपने अपना क्लास 12th पीसीबी से किया है और इंग्लिश में किया है, ठीक है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट आपके अगर 12th में थे तो आप उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहां पर फिल कर सकते हो। और एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम जो है आपकी 17 साल एज होनी चाहिए। तो 17 साल एज कब होनी चाहिए, आपका जो भी साल में पेपर हो रहा है उसके आखिरी दिन तक, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक मिनिमम 17 साल आपकी उम्र हो जानी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं कि क्या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। तो देखो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट सीट नहीं ले सकते, सिर्फ प्राइवेट सीट ले सकते हैं। यानी कि आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आपका मन करता है कि भाई मुझे उत्तराखंड के किसी प्राइवेट कॉलेज से अपनी बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप इसका फॉर्म भरिए, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है यहां पर फॉर्म फिल करने का। जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है या फिर अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप उसे बनवाने का प्रयास जरूर करें। अगर फिर भी वो नहीं बन पाता लेकिन फिर भी आपने अपना 10th और 12th उत्तराखंड से किया है तो भी आप यहां पर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी होती है। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उनको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बाकी किसी ने अगर एनआईएस वगैरह से भी अपना 12th किया हुआ है तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, तो ऐसी भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है मिनिमम परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों में आपका जो एवरेज है वो कम से कम 45% होना चाहिए। तो अगर 45 के आसपास है आपका तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे बात करते हैं। तो 45% मैंने बता दिया ये जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी SC ST जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया 40% का रखा गया, यानी कि 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो मार्क्स हैं वो मिलाकर 40% कम से कम आपके होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर आगे चलते हैं। तो देखो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड भी करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई अब जो है सीटें बढ़ने वाली हैं, बीएससी नर्सिंग की जो सीट्स हैं वो बढ़ने वाली है। तो इससे काफी ज्यादा फायदा उन कैंडिडेट्स को होगा जिनकी मार्क्स थोड़े कम भी होंगे लेकिन फिर भी उनको सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अच्छे सरकारी कॉलेजेस हैं, जो पुराने सरकारी कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आपके मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन काफी ज्यादा सीरियस होकर करनी चाहिए। देखो दिसंबर चल रहा है और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने आप लगा के चलो कि 4 महीने तो आपके पास पूरे मई भी आप लगा सकते हो, पूरे 5 महीने का टाइम है और 5 महीने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जा सकती है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की कि पेपर कैसा आता है। तो पेपर मैंने आपको बता दिया था 2 घंटे का होता है। जैसे यहाँ पर आप टाइम देखोगे, ठीक है, एक सॉरी यहाँ पर आई थिंक जो पेपर की डेट थी वो मैंने गलत आपको बता दी। 1 जून को नहीं हुआ था, इसमें 9 जून लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी हो, मतलब ये कि जून के फर्स्ट वीक के आसपास ही कहीं ना कहीं पेपर हो जाता है। तो पेपर जो है वो आपका 2 घंटे का रहता है, ठीक है। 10 से 12 के बीच में यहाँ पेपर होता है। और यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो 11th और 12th दोनों का आता है। तो कोई भी बच्चा ये ना समझे कि यहाँ पर इंटरमीडिएट 10+2 लिखा है तो इसमें जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ 12th का पूछा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 11th और 12th आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर सीट ले पाओगे। क्योंकि कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा कितनी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत बहुत करनी होगी। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 2 घंटे में करने हैं, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम आती है इस चीज में कि भाई अगर हमने गलत लगा दिया तो हमारे सारे मार्क्स जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि अगर आपको मान लो 60 क्वेश्चन भी आते हैं, 50 क्वेश्चन भी आते हैं, सही, तो वो तो आपने कर दिए, लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें आप तुक्के लगा सकते हो। तुक्के लगाने से क्या है कि कुछ अगर 8-10 क्वेश्चन सही हो गए तो उसका एडवांटेज आपको मिल जाता है, लेकिन अगर गलत हो गए तो उससे कोई लॉस आपका नहीं होगा, ठीक है। तो सही क्वेश्चन करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत कर दोगे या क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो 0 मार्क्स रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये रहा। अब इसमें क्या होता है, पेपर में आपके टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, उसके अलावा 2 सब्जेक्ट और होते हैं यहाँ पर, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो सभी के जो है 20-20 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन होंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे और जो आपका इंग्लिश है उसके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, कट ऑफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो 100 नंबर में से आप जब 60+ लेके आओगे तब आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको एक सरकारी कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। 60 नंबर से अगर आप ऊपर लेके आते हो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बता रहा हूं 60 कम से कम चाहिए ही चाहिए, मतलब 60+ आपको चाहिए। अगर आपके 60+ होंगे तभी आप सोच सकते हो कि भाई आपको जो है एक अच्छा सरकारी कॉलेज मिल पाएगा। और यहां पर उत्तराखंड में जो 2 बेस्ट सरकारी कॉलेज हैं, जैसे कि एक हल्द्वानी वाला हो गया, ठीक है, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, और आपका जो एक दून मेडिकल कॉलेज हो गया देहरादून वाला। तो अगर आपको ये 2 कॉलेजेस में सीट चाहिए और अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आप मान के चलो आपको 65 से ऊपर मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, मतलब 70 के आसपास। 70 के आसपास जब आप नंबर लेके आओगे तब आप इन कॉलेजेस में सीट प्राप्त कर सकते हो। और बाकी जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 55+ मान के चलो, ठीक है। तो 55 नंबर से ऊपर नंबर अगर आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, तब आप सोच सकते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। अब देखो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से करने का ही फायदा है, क्योंकि प्राइवेट में फीस बहुत ज्यादा है, 10 गुना फीस है। कैसे, देखो जो आपका सरकारी कॉलेज है, कोई भी सरकारी कॉलेज ले लो, यहाँ पर टोटल उत्तराखंड में भी 7 सरकारी कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के, ठीक है। देहरादून में हो गया, हल्द्वानी में हो गया, चंपावत में है एक, अल्मोड़ा में है, पिथौरागढ़ में है, पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है, और आपका टिहरी में है एक कॉलेज, और एक आपका इस साल जो नया खुला है वो एक बाजपुर में भी कॉलेज खुला है, ठीक है।
तो जितने भी कॉलेजेस मतलब 7-8 के आसपास कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मेन कॉलेजेस बता दिए, बाकी 1-2 अगर छूट गए हो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा अपनी अपकमिंग वीडियो में। तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं इनको टोटल मिलाकर लगभग 400 सीटें हैं। तो 400 सीटें हैं और हर साल पेपर जो देते हैं बच्चे वो 8 से 10,000 या 12,000 के आसपास देते हैं बीएससी नर्सिंग का। तो 8 से 10,000 मान के चलो, इतने बच्चे पेपर देते हैं, तो कंपटीशन काफी ज्यादा है। और इतनी बच्चे जब एग्जाम देते हैं और सिर्फ सिलेक्शन कितने को होता है, 400 बच्चों का होता है। तो कट ऑफ भी मैंने बता दिया, तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। और कोई बच्चा ये ना समझे कि भाई हम फिजिक्स छोड़ देंगे, ठीक है, तो और केमिस्ट्री और बायो पढ़ लेंगे और बाकी ये नर्सिंग एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने आपको सारे सब्जेक्ट बराबर ही पढ़ेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप छोड़ते हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो फीस के बारे में मैं बात कर रहा था। तो देखो, सरकारी कॉलेज को जो फीस है वो लगभग 13,000 रुपए है। सारे ही सरकारी कॉलेजेस में आपको हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल का जो चार्ज है वो लगभग 1,800 रुपए पूरे साल का है, ठीक है। खाने का अलग रहता है, वो सब जगह अलग रहेगा। खाने का आपको प्राइवेट मतलब देना पड़ता है, प्राइवेट टेंडर होता है सभी कॉलेजेस में, तो आपको 2,500 से 3,000 पर मंथ खाने का देना पड़ता है। लेकिन फीस की अगर मैं बात करूं, जो पढ़ाई का खर्चा है वो 13,000 रुपए, 1,800 रुपए आपका हॉस्टल का खर्चा रहता है पूरे साल का। और उसमें क्या है कि आपको 13,000 रुपए में मतलब सारी पढ़ाई होती है आपकी, और 1,800 रुपए में पूरा हॉस्टल का रुकने का आपको खर्चा मतलब देना पड़ता है। इसके अलावा और कोई खर्चा ऐसा नहीं होता जो आपसे लिया जाएगा। तो 15,000 में आपका जो है पढ़ाई का खर्चा कंप्लीट हो जाता है। बाकी खाने का मैंने बता दिया 2,500 से 3,000 रुपए पर मंथ रहता है। अब बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में आप कम से कम फीस लगाते हो, कितना भी बेकार से बेकार प्राइवेट कॉलेज होगा जिसकी फीस सबसे कम भी होगी, तो 1,40,000 1,50,000 के आसपास है प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की 1 साल की फीस। तो अब आपको ये डिसाइड करना है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए कि भाई आप प्राइवेट कॉलेज क्या अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आपको कड़ी मेहनत करनी होगी सो दैट कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल पाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज मेरे हिसाब से बेस्ट है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलता और प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो उतनी उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में अगर करने के बाद मान लो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है और आप प्राइवेट में जॉब करने जाते हो तो 15-20 हजार से ऊपर की सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो इतना पैसा अगर प्राइवेट कॉलेज में लगा के बीएससी नर्सिंग करते हो और उसके बाद भी प्राइवेट कॉलेज मतलब प्राइवेट जॉब ही करनी है आपको, तो कोई फायदा नहीं है भाई, कोई और कोर्स कर लो, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक टिप और देना चाहूंगा। बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर देते हैं। मैं उनको ये बोलूंगा कि भाई आप एएनएम और जीएनएम दोनों का फॉर्म इसके साथ और फिल करो। जीएनएम का तो खासकर करो, क्योंकि देखो बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो फायदे हैं वही सेम फायदे आपको जीएनएम करने के बाद भी मिलते हैं। जीएनएम वाली मेरी एक बार वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है। तो वो आप जरूर देख लेना। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये एक तो इंपॉर्टेंट बात ये वाली थी कि भाई बीएससी नर्सिंग के साथ जीएनएम का फॉर्म जरूर फिल करना, उसका भी पेपर देना। अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं हो पाता सरकारी कॉलेज में, अगर जीएनएम में हो गया तो सेम एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। दूसरी चीज यहां पर यह है कि देखो, हो सकता है कि जनवरी-फरवरी के आसपास मैं आपके लिए बीएससी नर्सिंग, जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग होता है उसके लिए फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए एक बैच स्टार्ट करूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो में इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री और बायो खुद से पढ़ सकते हैं, उसमें उनको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री ये दोनों आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। दिक्कत कहां पर आती है, मेन फिजिक्स में और इंग्लिश में, और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी मतलब अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं जो बैच स्टार्ट करूंगा उसमें फिजिक्स, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। हो सकता है जनवरी के एंड या फिर फरवरी स्टार्टिंग से ये बैच स्टार्ट होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं उस बैच में एनरोल करने के लिए, करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैं उस बैच को प्लान कर पाऊं, ठीक है। तो केमिस्ट्री और बायो में उस बैच में इसलिए नहीं पढ़ा रहा, पिछले साल मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। और उसमें से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन आपका यहाँ हल्द्वानी वाले कॉलेज में भी हुआ है, एक कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है आपका पौड़ी वाले कॉलेज में भी हुआ है, तो उसमें से भी काफी बच्चे निकले थे, ठीक है, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। तो ये है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं केमिस्ट्री और बायो को भी इंक्लूड कर पाऊं, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम किया था तो बहुत टाइम लग गया था कोर्स कंप्लीट करने में, लगभग 6 मंथ का टाइम लग गया था, बिकॉज मैं अभी इस चीज को अकेले ही संभाल रहा हूं, ठीक है। तो ये है कि मैं अपने खुद के लेवल पे इन 3 सब्जेक्ट्स को इजीली संभाल सकता हूं। इसलिए इस बार का जो बैच मैं स्टार्ट करूंगा आपकी बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए, उसमें फिजिक्स रहेगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड रहेगा और इंग्लिश रहेगा। ये तीनों मैं आपको बहुत अच्छे से करवा सकता हूं। अगर आप बायो और केमिस्ट्री अपने आप कर सकते हो तो आप इस बैच में एनरोल करना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहेगा, कैसे एनरोल करना होगा, वो मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और फी का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। फीस इसकी जो होगी बैच की वो
1500 के आसपास रहेंगे, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। और बाकी मैं आपको अदर तरीके से भी गाइड करता रहूंगा, मतलब केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बायो में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो वो सारी गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी। बाकी फॉर्म वगैरह फिलअप कैसे करना होगा उस पर भी मैं वीडियोस वगैरह अपलोड कर दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।